वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे जो ओवरऑल इस वक्त सियासी सूरत हाल है और जिस किस्म की कयासराई इस वक्त हो रही है और किन इश्यूज़ पर हो रही है। आज की अहम तरीन खबर यही है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो गुज़िश्ता रोज़ मिस्र में COP27 कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे थे, तो वो वहाँ से जब निकले तो अचानक लंदन पहुँचे। अचानक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उनकी एक ट्वीट आई पहले कुछ जब वो वहाँ से निकले कि वो पाकिस्तान की तरफ लौट रहे हैं, मगर फिर वो ट्वीट कहा जा रहा है कि डिलीट हो गई और वो लंदन चले गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब ये कहा जा रहा है कि वो लंदन में 2 दिन क़याम करेंगे और वहाँ ऑब्वियसली जो बहुत अहम सियासी इश्यूज़ हैं उनके ऊपर भाई से मशावरत करेंगे। मीडिया ज़राए के मुताबिक और जो कयासराई भी हो रही है तो कहा जा रहा है कि जो सबसे अहम एजेंडा है वो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट की बात होगी। नया आर्मी चीफ तैनात होगा या जो जनरल बाजवा इस वक्त आर्मी चीफ हैं उनको एक्सटेंशन दी जाएगी। 30 नवंबर को उनकी जो करंट टर्म है वो ख़त्म हो रही है। ये भी तनकीद ऑब्वियसली जब शहबाज शरीफ साहब लंदन पहुंचे तो जमातों से भी हुई और दीगर लोगों से भी हुई कि हर दफ़े जो है जो अहम फैसले होते हैं वो लंदन में जाके हुकूमत के तय होते हैं, चाहे वज़ीर ख़जाना की तब्दीली हो या इससे पहले जो पेट्रोल प्राइसेस के अंदर इंक्रीज़ करना था। और अब ये तीसरा ऐसा मौका है जिस पे एक बहुत अहम इशू पे कहा जा रहा है कि लंदन में मीटिंग होगी। इसके साथ साथ ऑब्वियसली जो बहुत एक और इशू है हुकूमत के लिए वो है जो इमरान खान साहब पे उनके लॉन्ग मार्च के दौरान फायरिंग हुई। ऑब्वियसली दबाव जो है वो हुकूमत पर नज़र आ रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने शायद इसी हवाले से और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ख़त लिखा कि इस वाक़े पे भी और जो अरशद शरीफ साहब जो सहाफ़ी कत्ल हुए उनके भी वाक़े कत्ल की तहकीकात के लिए फुल कोर्ट इंक्वायरी कमीशन जो है वो बना दें। ये 2 मुख्तलिफ ख़त जो हैं वज़ीर आज़म साहब की तरफ से चीफ जस्टिस साहब को भेजे गए हैं वाइल ही वॉज इन इजिप्ट। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उसका इसरार है कि वो जो उनका लॉन्ग मार्च था वो अब दोबारा 10 नवंबर को शुरू होगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल साहब ने गुज़िश्ता रात एक टॉक शो में ये जिक्र किया, ये तस्दीक की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हुकूमत के राब्ते हुए चंद जो अफराद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर लीडरशिप में मौजूद है, मगर उन्होंने कहा कि कोई नतीजा अभी तक सामने नहीं आया। हुकूमत अब इस सारे सूरत हाल पर क्या सोच रही है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है खुर्रम दस्तगीर खान, वफाकी वज़ीर तवानाई, नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। वेलकम टू द शो सर। सर सबसे पहले तो ऑब्वियसली शहबाज शरीफ साहब का क्या ये हम कह सकते हैं कि एकदम अब प्लान बना लंदन रुकने का, कोई पहले जिक्र नहीं था, अब कहा जा रहा है 2 दिन वो वहाँ क़याम करेंगे। एंड ऑब्वियसली जो आजकल इशू है हर कोई उस पर बात कर रहा है, डिस्कस कर रहा है, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट। इज दिस व्हाई ही स्टॉप्ड इन लंदन सर? जी गालिबन हमें तो चूंकि अचानक उन्होंने कसद किया है लंदन का, तो उनका एजेंडा तमाम जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर होगा। लेकिन ये जो अपॉइंटमेंट होनी है इस महीने, वो कुदरती बात है कि उस पर गुफ्तगू वो करेंगे और मशवरा लेंगे। अगरचे तारीख अच्छी नहीं है लेकिन पिछले 7 में से 5 आर्मी चीफ्स की तकर्री जो है वो मियां नवाज शरीफ ने की हुई है, तो उनको ये तमाम इस प्रोसेस के बारे में और इसके जो उतार चढ़ाव हैं वो इससे बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। लेकिन यहाँ इशू गवर्नमेंट का तो इस पर भी है कि हमें सैलाब ज़दगान को जो रिलीफ देना है वो भी जारी है। हमें जो मुआशी इस्तेहकाम है अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कुछ कामयाबी हासिल हो रही है वो करना है। और ओवरऑल सूबों के साथ मिलकर जो हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान में एक आईनी हुकूमत चले उस पर भी हम काम कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ सूबे हमसे ताउन करते हैं उस पर हम उन्हें मैक्सिमम ताउन ऑफर करते हैं। जहाँ सूबे हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे या 2 सूबे जो हैं जो पुलिस अपनी निगरानी में सड़कें बंद करवा रही है और इंतशार फैला रही है उस पर भी ज़ाहिर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो ये बड़े संजीदा मामलात हैं जिस पर वो मुशावरत कर रहे होंगे इस वक्त।
खुर्रम साहब, ये बताइएगा, आपने खुद कहा कि 5 अपॉइंटमेंट्स की हैं मगर तारीख अच्छी नहीं रही। सर, क्या पार्टी में कोई आप लोग इस तरह की बात डिस्कस करते हैं कि कोई एक आध तो इनमें से अपॉइंटमेंट हुई होगी जो इतनी बुरी नहीं थी, या जिधर तारीख इतनी तल्ख नहीं रही जहां बाकी रहे? जी, इसमें तो पार्टी इस पर ज़ाहिर है, इसमें एक बड़ा अहम तारीखी मामला है पाकिस्तान में, क्योंकि आज हम बैठकर ये तासुर नहीं दे सकते, जो कि तारीखी तौर पर गलत होगा, कि पाकिस्तान में अगर आज जमहूरियत है, जिस भी किस्म की है, जिसमें बहुत सारे इतराज़ात हैं, लेकिन तकरीबन 40 साल तो पाकिस्तान में बराह रास्त फौजी आमरीत रही है, और उसके जो असरात हैं, और उसने जिस तरह हमारी सियासी तवक्कुआत को और हमारे धारे को डिस्टॉर्ट किया है और उसको रास्ते से हटाया है, वो आज भी उसकी लेगेसी हमारे सामने है। तो इस पे इस तमाम नहीं सर, मैं तारीख तो ये को पूछ सामने रही थी, रख, शायद बस समझा नहीं पाई सवाल के कोई आपने इतनी अपॉइंटमेंट्स, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के बारे में ये कहा जाता है कि शायद एज वजीर आजम, बतौर वजीर आजम उन्होंने सबसे ज्यादा अपॉइंटमेंट्स गालिबन की हैं, 5 की हैं, और तल्ख तारीख का आपने जिक्र किया, तो क्या इनमें से हम कोई कह सकते हैं कोई ऐसी थी जो शायद इतनी तल्ख नहीं थी अपॉइंटमेंट जैसे कि बाकी रही? Is there anyone that the party thinks कि शायद इतनी अपॉइंटमेंट बुरी नहीं रही जितनी बाकी रही, या मुश्किल नहीं रही जमात के लिए जितनी बाकी रही? आप माशाल्लाह मुझसे बेहतर इसका तारीखी तज्जिया कर सकती हैं, लेकिन मेरी इसमें राय यही रही है, जो मैं वज़ीर आज़म को दे भी चुका हूँ, कि हमें ये अपॉइंटमेंट करते हुए इदारे के तौर पर इसको देखना है कि ये जो पाकिस्तान, अफ़वाज पाकिस्तान की खासतौर पर जो आर्मी है, उसके सरबराह का जो तयन है, वो एक इदारती नज़र से इसको देखना है। इसको हमने किसी और पैमाने पर नहीं जज करना। अगर हम प्रोफेशनल और इदाराती नज़र से देखेंगे तो गालिबन तारीख से सबक सीखते हुए बेहतर फैसला कर पाएंगे। सही। तो सर, ये जो बहुत कयासराई हो रही है कि शायद जो इस वक्त जनरल बाजवा आर्मी चीफ हैं, इन्हीं को थोड़ी अरसे के लिए एक्सटेंशन दे दी जाए, कुछ इस तरह की गुफ्तगू भी हो रही है। इमरान खान साहब की तरफ से भी ऐसा प्रपोजल आया था। क्या इज दैट ऑन द टेबल टुडे, जब भी नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब गुफ्तगू करेंगे? जी, वज़ीर आज़म को तो आईनी इख्तियार तो हासिल है, लेकिन मैं तो बतौर एक तालिब इल्म या एक सियासी जो मुशाहिदा करने वाला है, उसकी नज़र से ये कह सकता हूँ कि जो पिछली एक्सटेंशन हुई थी जनरल अशफाक परवेज कियानी की, वो कोई ऐसा मुस्बत तजर्बा साबित नहीं हुआ, तो उससे भी हमें सबक सीखना है। लेकिन बहरहाल ये वज़ीर आज़म का एक बराह रास्त सवाबदीदी फैसला है, जो वो इंशाअल्लाह अगले चंद हफ्तों में कर देंगे। अच्छा सर, ऑब्वियसली वो जैसे आपने कहा कि अहम इश्यूज हैं, नवाज शरीफ साहब से बात करने के, बट सर इस पे तनकीद भी बहुत होती है कि आपके जो अहम फैसले हैं उसके लिए वजीर आजम साहब लंदन जाते हैं। ऑब्वियसली इसके अंदर जो भी एथिकल इश्यूज तो असाइड, बट सर एक ऑप्टिक्स भी जो है वो मुल्क के लिए अच्छे नहीं है। कैसे वक्त में जब खर्चे हमें कम करने हैं, अब आम लोगों की ज़िंदगी में इतने मसाइल हैं, इतनी इकोनॉमी ऑस्टेरिटी है, तो उस पर हम देखते हैं कि वज़ीर आज़म साहब फॉरेन ट्रिप तो वो मुल्क के लिए होता है, मगर फिर वो लंदन में रुक जाते हैं। कैन दी ऑप्टिक्स बी इम्प्रूव्ड? क्या ये बहुत ज़रूरी है? पार्टी को ये नज़र नहीं आता, हुकूमत को नज़र नहीं आता कि शायद ये इस वक्त अच्छा नहीं लगता? देखिए, जहां भी मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम आएगा तो तनकीद होगी, ये तो सियासत का हिस्सा है। लेकिन अगर इस मुशावरत से हम बेहतर फैसलों तक पहुंच सकते हैं, जमहूरी फैसलों तक पहुंच सकते हैं, आइन की सरबुलंदी के फैसलों तक पहुंच सकते हैं, तो फिर ये अच्छी बात है। अगर इस मुशावरत का असल तो नतीजा तारीख ने जाहिर करना है, अगर तो मुशावरत से दुरुस्त नतीजे आते हैं और हम आगे बढ़ते हैं, तो फिर ये जो खर्चे हैं ये बेमानी है। ये इनका ये असल में अगर हुकूमतें अपना काम कर रही हों, तो हमें ये देखना है कि क्या वो ऐसे फैसले कर रही हैं जो अवाम के मफाद में है या अवाम को रिलीफ पहुंचाने के हैं। और आप ये देखेंगे कि इंशाल्लाह आने वाले महीनों में ऑप्टिक्स का कोई रोल नहीं होता सियासत के अंदर, जी लोगों को कोई पैगाम देने का कोई रोल नहीं होता। ये कह देना कि तारीख में फैसला जज होगा, वो तो सर बहुत सारे फैसले तारीख में जज होते हैं, बट राइट नाउ आई मीन लोगों के लिए मसाइल इतने ज्यादा हैं। वजीर आजम साहब हर तीसरे दिन लंदन चले जाते हैं, अच्छा तो नहीं लगता सर।
نہیں یہ ٹھیک ہے، یہ آپ کی رائے ضرور ہو سکتی ہے، لیکن یہ وہ وزیر اعظم ہیں جو غالباً کسی بھی سیاسی لیڈر سے زیادہ سیلاب زدگان کے سروں پر ہاتھ رکھنے کے لیے پہنچے ہیں۔ یہ کہنا کہ یہ وزیر اعظم جو ہیں یہ لندن جاتے ہیں، وہ جتنی دفعہ لندن گئے ہیں اتنی دفعہ ہی، جس میں میں خود چونکہ ان کے ساتھ گیا ہوں، وہ سندھ گئے ہیں، وہ بار بار بلوچستان گئے ہیں، وہ دادو گئے ہیں، وہ حیدرآباد گئے ہیں، وہ تمام جو دور افتادہ علاقے ہیں، خیر پور ناتھن شاہ گئے ہیں، وہ جعفر آباد گئے ہیں، وہ نصیر آباد گئے ہیں، وہ لاڑکانہ گئے ہیں۔ تو اگر یہ معیار یہ ہے کہ وزیر اعظم کیا اپنا کام کر رہے ہیں، تو وزیر اعظم تو غالباً ہم سب سے زیادہ کام بھی کر رہے ہیں، عوام کے سروں پر ہاتھ بھی رکھ رہے ہیں اور محنت بھی کر رہے ہیں۔ سر بٹ تو یہ وزیر کہہ دینا اعظم کہ صاحب صرف معاف لندن کرے جانے گا سے سر، جو ہے وہ معاملہ خراب ہو جاتا ہے، یہ تو نہیں چونکہ محمد نواز شریف کی ذات ایسی ہے جس کے بارے میں بہت ساری متضاد آراء ہیں، تو وہ کنٹروورسی تو کریٹ ہوتی ہے، لیکن شہباز شریف کی کام کرنے میں اور ان کی ایفیشنسی میں، ان کی محنت میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ نہیں سر، ہم نے تو کہا ہی نہیں کہ ان کے کوئی مطلب کہ ایفیشنسی کے اوپر کوئی سوال اٹھا رہے ہیں، ہم تو صرف بات یہ کریں کہ آپٹکس بھی سیاست میں بہت اہم ہوتے ہیں، اور یہ کہ فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں اگر وہ جا رہے ہیں تو کہہ دینا کہ کیونکہ وہ فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں جا رہے ہیں اس لیے وہ لندن بھی جا سکتے ہیں، تو بتا کہ یہ دو مختلف چیزیں ہیں نا سر، کہ ایک طرف لوگ ہیں، پاکستانی لوگ ہیں جو سفر کر رہے ہیں I mean for more reason than one، اور ایک طرف لنڈن کی ٹرپس ہیں، تو یہ تنقید پہلے بھی آپ پہ ہوئی، آپ کی حکومت پہ، اور اب بھی بات ہوتی تو ہے سر۔ جی آپٹکس یہ بھی ہیں، تاریخ کا حصہ ہے کہ 4 سال محمد نواز شریف کی شکل دکھانے پر پابندی تھی۔ وہ جو 1,30,00,000 لوگ جنہوں نے شیر کے نشان پر مہر لگائی تھی، وہ لوگ ہیں جو نواز شریف کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اگر آج شہباز شریف ملے ہیں اور ان کے جانے سے وہ تمام لوگ جو نواز شریف کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی ایک آپٹکس کا حصہ ہے، وہ بھی ایک سیاست کا حصہ ہے۔ تو آپٹکس سے زیادہ آئی تھنک ہمیں اس پر غور کرنا ہے کہ کیا گورنمنٹ جو ہے وہ 12 اگست تک اس کی آئینی مدت ہے، کیا وہ معاشی طور پر ریلیف فراہم کر پاتی ہے؟ میں پھر آپ سے کہوں گا کہ وہ وزیر اعظم جس نے سیلاب زدگان کو ریلیف پہنچانے کے لیے بے مثال کام کیا ہے، وہ ٹھیک ہے تنقید ضرور کریں، آپ کو اظہار رائے کی آزادی ہے، لیکن ان کے کام میں، ان کی پاکستان کے عوام کے ساتھ ہمدردی میں، ان کو ریلیف پہنچانے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں رکھی۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا سر، احسن اقبال صاحب گزشتہ روز انہوں نے ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے کہا کہ جو رابطہ ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، آبویسلی ان کی جو سینئر لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ، بٹ عمران خان صاحب کی جو بھی موقف ہے اس کی وجہ سے بات آگے نہیں بڑھ سکی۔ تو سر جب یہ اس طرح کی اگر آپ کے رابطے ہو رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، تو وہ کن ایشوز پر ہے جو مطلب کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی بھی تو کوئی ٹرمز آف ریفرنس ہوں گی نا کہ ہم XYZ پر بات کر سکتے ہیں عمران خان سے یا پاکستان تحریک انصاف سے، بٹ ان ایشوز پہ ہم نہیں نیگوشیٹ کریں گے، ادھر کریں گے۔ تو آپ لوگ جب بات کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے دماغ میں کیا ٹرمز آف ریفرنس ہیں ان کے لیے؟ جی تحریک انصاف کے اندر بہت ایک گہرے تضادات ہیں۔ جب وہ ایک فاشسٹ رویہ اپناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایسی پارلیمان میں نہیں بیٹھ سکتے، جس پارلیمان نے ان کو بھی منتخب کیا تھا عمران خان کو، اور وہ اس کو وہاں سے استعفیٰ دے کر جو ہے وہاں سے مفرور ہو چکے ہیں اب پارلیمان سے، تو لیکن آج بھی تحریک انصاف کے سینیٹر تو موجود ہیں، وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سینٹ کے ایوان میں۔ تو زیادہ تر جو آپ بات ان سے کس چیز پہ کر رہے ہیں؟ جی ہماری بات تو صرف اس حد تک ہے کہ آئیں مل کر بیٹھیں اور اس بات کو یقینی بنائیں۔ ہماری ٹرم آف ریفرنس یہ ہے کہ 2023 کا انشاءاللہ اکتوبر میں جو الیکشن ہوگا، 12 اکتوبر یا اس سے پہلے، وہ پاکستان کی تاریخ میں ایک مثال بننی چاہیے انشاءاللہ کہ وہ صاف، شفاف اور غیر آئینی مداخلت سے پاک ہو، سب پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ ملے۔ ہم تو اس پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے تو بے شمار مطالبے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف آپ کو ڈیلیور نہیں کر سکتے نا، معاف کریے گا، مطلب کہ عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف تو نہ گارنٹی کر سکتے ہیں کہ صاف اور شفاف الیکشن ہوگا، نہ وہ گارنٹی کر سکتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہوگا۔ دیکھیے وہ سینٹ میں موجود ہیں، ہم ان سے گارنٹی نہیں مانگ رہے، ہم کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ چلیں، اگر ہمیں کچھ قانون سازی کرنی ہے تو اس میں ہماری مدد کریں۔
क्योंकि सेनेट में तो कानून साजी होती है तमाम, जिस तरह कौमी असेंबली में होती है, वो वहां मौजूद नहीं है लेकिन सेनेट में मौजूद है, तो इस मामले पर बात हो सकती है। उसके अलावा तो देखिए मुल्क में कोई बहरान नहीं है, सर वो बहरान कवानीन तो उन आपने चंद सौ पास मीटरों तो में कर दिए। नहीं। देखिए अब अभी आपने हमें तो जो आपको अभी इलेक्शंस के हवाले से कानून पास करने थे वो कर लिए हैं। जी कानून साजी में कोई चीज हतमी नहीं होती। अगर हम समझेंगे आने वाले हफ्तों में, महीनों में, कि अगर हमें मजीद इस मामले को दुरुस्त करने की जरूरत है तो मजीद इस पर कानून साजी होगी। सही। तो पार्लियामान के अंदर जो गुफ्तगू है वो जारी रहती है, तमाम पार्टियां वहां साथ बैठे होते हैं, सेनेट के अंदर सब लोग। लेकिन इशू यही है कि यहाँ जब एक फाशिस्ट रवैया है कि जी हम बात नहीं करते और ये लोग ऐसे हैं और ये लोग वैसे हैं, और ये कहना है कि जी वो तो सिर्फ उनके तो मुतालबे इमरान खान के हर किस्म के हैं कि जी जो है वो तो आर्मी सर चीफ भी मेरी दैट मर्जी मीन्स का कि हो, वो तो इलेक्शन कमीशन भी मेरी मर्जी का हो, हाँ जी। तमाम इदारे मेरी मर्जी के हों, तो हाँ। अब उनकी मर्जी के ऊपर तो पाकिस्तान के आइन को तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता। तो ये तो मुमकिन नहीं। लेकिन जिस तरह मैंने कहा वो बिल्कुल ठीक पार्लियामेंट सर। हमारी पार्टी के जो सेनेटर्स वहां मौजूद है उनके पार्लियामेंट्री कॉलीग्स हैं और उनके साथ गुफ्तगू जारी रहती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, वजीर आजम साहब ने खत लिख दिया है, 2 खत लिखे बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, फुल कोर्ट बेंच की इंक्वायरी कमीशन हो। एक इमरान खान साहब के ऊपर जो हमला है और दूसरा अरशद शरीफ साहब का जो कत्ल का केस है। सर अब सुप्रीम कोर्ट ऑब्वियसली एक तो ये है कि वो चीफ जस्टिस साहब फैसला कर लें कि ये ठीक है, फिर क्या वो फुल कोर्ट बेंच दोनों इश्यूज पे बनाएंगे कि नहीं? तो क्या हुकूमत ने कुछ सोचा है कि अगर फॉर एग्जांपल चीफ जस्टिस साहब का या तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करते दोनों चीज़ों पे कमीशन बनाना, या अगर वो फुल कोर्ट कमीशन नहीं बनाते तो फिर हुकूमत का क्या रिएक्शन होगा इन इश्यूज पर? देखिए अभी तो क्यास आराई नहीं हो सकती। एक मामले में तो हुकूमत के पास कुछ अमल करने का रास्ता है, और वो है अरशद शरीफ साहब का, क्योंकि उसमें एक बैरूनी मुल्क में ये इंदोनाक वाकया हुआ है। तो पाकिस्तान की जो फेडरल गवर्नमेंट है उसकी जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, एक वो विजिट कर चुके हैं कीनिया का, शायद आने वाले दिनों में मजीद करें इस मामले को। तो उसमें तो फेडरल गवर्नमेंट जो है इन्वेस्टिगेशन में कुछ हकायक कौम के सामने रख सकती है। लेकिन इमरान खान साहब के मामले में चूंकि एक सूबे के वस्त में ये मामला पेश आया है और अमन अमान मुकम्मल तौर पर सूबों की जिम्मेदारी है, जब तक पंजाब हुकूमत हमसे मदद नहीं मांगती तो फेडरल गवर्नमेंट तो सिर्फ यही ऑफर कर सकती है कि आप इसकी बेलाग इंक्वायरी या जो कोर्ट के जरिए है उस पर होगा। देखिए हर चीज को इमरान खान की फाशिस्ट मर्जी से मशरूत नहीं किया जा सकता। उनकी ख्वाहिश यही है कि हर चीज जो जैसे मैं कहूं वैसे हो जाए, इधर मैं कहूं तो उधर हो जाए। तो हम तो सिर्फ हमने ये कहा भी है और पहले दिन भी कहा था, मैं दोहरा देता हूं, अगर पंजाब हुकूमत हमसे इस इन्वेस्टिगेशन में जो इमरान खान साहब पे हमला हुआ है हमसे मदद मांगेगी तो हम मुकम्मल मदद फराहम करेंगे। हम चाहते हैं कि यह मामला क्लियर हो। लेकिन अगर पंजाब हुकूमत जो है जिसने FIR करने में 5 दिन लगा दिए, बल्कि शायद 6 दिन पूरे लग गए, और सुप्रीम कोर्ट को हुक्म करना पड़ा इस मामले में, अगर पंजाब हुकूमत खुद इस मामले में मफलूज है, नालायक है, नाअहल है, तो उसकी मफलूजपन और नालायकी और नाअहली का इलाज वफाकी हुकूमत के पास तो नहीं है। मामला तो उन्होंने हल करना है, शवाहिद उन्होंने इकट्ठे करने हैं। अगर वो ये काम नहीं कर रहे तो फिर किसी भी किस्म का जुडिशल कमीशन जो है, जो अगर बन भी गया, फुल कोर्ट बन भी गया, तो वहां से तो हकाइक ही नहीं आए। और जिस किस्म की FIR आई है, ये अजीब बात है कि पंजाब में 36 में से 35 वज़रा PTI के हैं, लेकिन वो कहते हैं ये इस हुकूमत की FIR पर हमें एतमाद नहीं है। तो ये सारी एक बेशुमार तजादात हैं। मेरी तो अल्लाह ताला हमें तवक्को भी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अपनी कमीशन बना देता है, फुल कोर्ट कमीशन, तो शायद कुछ इस मामले में हकायक सामने आ जाए, वरना पंजाब हुकूमत तो लाने के काबिल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। प्रोग्राम के इस हिस्से में जिक्र करेंगे जो 2 वाक़यात हैं जिनके ऊपर हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब पे जो कातिलाना हमला हुआ है और सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब का जो कत्ल का केस है, उन दोनों पर जुडिशल एक इंक्वायरी की जो दरख्वास्त है
वो वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भेज दी है। उन्होंने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को कहा है कि वो फुल कोर्ट इंक्वायरी कमीशन तश्कील दें इन दोनों वाक़यात पर। दरख्वास्त जो गई है, ख़त जो लिखे हैं वज़ीर आज़म साहब ने, तो उन्होंने दोनों वाक़यात के हवाले से 5 सवाल भी भिजवाए हैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट को। पंजाब पुलिस की तरफ से एक FIR तो रजिस्टर हुई है जो वज़ीराबाद वाक़या है जिधर इमरान खान साहब पे एक हमला हुआ था, और ये इसीलिए रजिस्टर हुई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था पुलिस को कि 24 घंटे के अंदर अंदर इसको FIR को रजिस्टर करें। मगर इस पर भी अब ये इत्तला आई है कि जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं उन्होंने एक इख्तलाफी नोट पर भी इस पर लिखा है। उन्होंने कहा कि ये गैर मुतल्लिका फ़ैसला था, इसका केस से कोई ताल्लुक़ नहीं था और ये बात नहीं होनी चाहिए थी वहाँ। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं असम खान साहब, माहिर कानून हैं। वेलकम टू द शो सर। बहुत शुक्रिया आरफा साहिबा। जी असद साहब, ये बताइएगा कि ये जो वज़ीर आज़म साहब ने 2 ख़त लिखे हैं, फुल कोर्ट रेफरेंस का भी माफ़ करिएगा बेंच का भी उन्होंने कहा है, 5 सवाल भी भेजे हैं, तो किस तरह देख रहे हैं सर आप इसको? जी, हमने माजी में भी देखा, चाहे वो मेमोगेट का इशू हो या उससे आप बहुत पहले भी चले जाएं, 50 की दहाई को भी देख लें, तो अदालत उज़्मा का एक वाज़ेह किरदार रहा है जिसमें कमीशन ऑफ इंक्वायरी को तश्कील दी जाती है और किसी अहम मामले के मुतालिक उसकी फाइंडिंग्स सामने आती हैं। लेकिन जो पहली चीज़ है आरफा साहब वो ये है कि वो कौन से एक्स्ट्राऑर्डिनरी हालात व वाक़यात हैं जिसमें आप अदालत उज़्मा को अब दायरे में शामिल कर रहे हैं। याद रहे कि अदालत को तो आइडियली जब तमाम तफ्तीश, तमाम तहकीक मुकम्मल हो जाए तो फिर उसके बाद कानूनी सवाल पर जवाब देने चाहिए और जो अहम आइनी सवालात हैं उनको किसी ना किसी तरह से उनकी तशरीह करते हुए हमें गाइड करने का एक तरह से एक फ़र्ज़ है। तो आप क्योंकि उनको इनिशियल स्टेज ऑफ दी इंक्वायरी में ही इन्वॉल्व कर रहे हैं, एक तो ये सबसे बड़ा इशू है और ये आपको बताता है कि कितनी कम अब एतमाद रह गई है अब दोनों जानिब, हुकूमत वक्त की जानिब से और हिज़्ब इख्तिलाफ के जानिब से। लेकिन इसमें भी जो कोर इशू है वो ये है कि इस तरह कहना कि आप एक फुल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करें, ये आप खुद एक तरह से एतराफ़ कर रहे हैं कि आपके अंडर जो तमाम तफ्तीश करने के अदारे हैं क्या वो गैर फ़ाल हो गए हैं, क्या उनमें से आपको कोई गैर जानिबदार अफसरान नहीं मिलते जो इस तरह की तफ्तीश कर सकते हैं, क्या इसमें भी आपको अदालत की मुदाखलत नेसेसिटेट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें रियासत का एक ज़्यादा जिम्मेदाराना किरदार होना चाहिए था। बिल्कुल सही असद साहब, बट ऑब्वियसली उसके साथ ये भी सवाल उठ रहे हैं कुछ, या हम कह सकते हैं कि जो 5 सवाल वज़ीर आज़म साहब ने हर ख़त में डाले हैं, अब क्या अब ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट अगर ये फैसला करती है कि उन्होंने इन कमीशंस को बनाना है, उनको कंडक्ट करना है, तो डज द सुप्रीम कोर्ट हैव टू स्टिक टू दोज क्वेश्चंस? क्या उनको उन सवालात जो हैं उन्हीं को टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाना पड़ेगा या वो उससे हट भी सकते हैं, और अगर वो हटे और हुकूमत को बात पसंद ना आए तो यहाँ कोई लीगल इशू तो नहीं क्रिएट होता? जी, बहुत अच्छा सवाल है। असूली तौर पे तो अदालत अमूमन उस दायरे से बाहर नहीं जाती, जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस उसको प्रेजेंट किए जाते हैं वो उन्हीं टर्म्स ऑफ रेफरेंस के दायरे में रहते हुए जवाब देने की कोशिश करती है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि कोई वाज़े पाबंदी है उन पर कि अपनी सहूलत के लिए या बात की तह तक पहुंचने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ उस दायरे तक महदूद हैं। लेकिन इससे हटके आरफा साहिबा जो बात हो रही है तफ्तीश की और FIR की, इसमें मेरे ख्याल से अदालत उज़्मा के जो अपने फैसले हैं FIR के मुतालिक और तफ्तीश के मुतालिक उनको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो इतना ज़्यादा मुबाहिसा हो रहा है सर, ये आप वज़ीराबाद वाले वाक़े के ऊपर जो FIR का इशू है उस पर बात करें। जी, वज़ीराबाद का FIR वो इसलिए क्योंकि अदालत उज़्मा का जो फैसला आया 2018 में सुगरा बीबी बमुकाबला रियासत जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब का फैसला है, उसमें यह वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि FIR कोई हतमी इस्तग़ासा का केस नहीं है।
وہ صرف ایک ایسا دستاویز ہے جس کے بعد تفتیش کا آغاز ہوتا ہے. تو جو حکومت صبح سے شام تک اس چیز پر اپنے تمام وسائل لگا رہی ہے کہ جی ایف آئی آر کی رجسٹریشن ہو، اگر رجسٹریشن نہ ہو اس پہ نام اس طرح کے ہو، جو رجسٹریشن ہوئی تو اس پہ تحریک انصاف نے کہا کہ ہمیں اس ایف آئی آر پر اعتماد نہیں ہے کیونکہ کمپلیننٹ کے ورژن کے مطابق ہی ایف آئی آر رجسٹر ہونی چاہیے، جو کہ کافی حد تک درست ہے. اس کو بھی اگر آپ ایک طرف رکھ دیں، جو سب سے زیادہ تسلی بخش چیز ہوگی وہ یہ ہوگی کہ آپ تفتیش کو غیر منصفانہ کریں، تفتیش کو مکمل طور پہ کریں اور اس کے ذریعے آپ بات کی تہہ تک پہنچیں. ایف آئی آر کو ہر حال میں اسی طرح رجسٹر ہونا چاہیے جو کہ کمپلیننٹ کے ورژن کے مطابق ہو، لیکن اس میں بھی جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ رجسٹر ہونے کے بعد تفتیش کس طرح مکمل ہوتی ہے اور کیا اتنی ہی وسیع تھی جتنی کہ اس کو ہونا چاہیے تھا. بہت بہت شکریہ اسد صاحب. پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے جو مڈ ٹرم الیکشنز اس وقت امریکہ میں ہو رہے ہیں اور ان کے بہت دلچسپ جو نتائج ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. تازہ ترین میڈیا رپورٹس کے مطابق جو ریپبلکن پارٹی ہے وہ اب تک امریکی کانگریس میں 199 سیٹس حاصل کر چکی ہے، جبکہ جو حکمران جماعت ہے یا ڈیموکریٹک پارٹی اس کے پاس 172 سیٹس ہیں. امریکن کانگریس پہ برتری حاصل کرنے کے لیے ایک جماعت کو 218 سیٹس جو ہیں وہ جیتنی ہوں گی. دوسری طرف امریکن سینٹ میں بھی جو مقابلہ ہے وہ کافی سخت یا کانٹے دار نظر آ رہا ہے. اب تک ریپبلکنز کو 47 سیٹس مل چکی ہیں جبکہ ڈیموکریٹس کے پاس 46 ہیں. ان سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں انور صاحب، نمائندہ ہیں ڈان اخبار واشنگٹن. ویلکم ٹو دی شو سر. جی انور صاحب، جو ابھی تک ریزلٹس آئے ہیں آپ کے لیے وہ کتنے ہم کہہ سکتے ہیں از اٹ اے سرپرائز، یا آپ لوگ یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اسی طرح کے ریزلٹ سامنے آئیں گے؟ کل تو میرا خیال ہے کہ ہمارا اخبار صرف ہمارا ہی اخبار تھا جس نے لکھا کہ ڈیموکریٹس آر کیچنگ اپ، ورنہ کل تک تو یہی پریڈکشن تھی کہ ہر طرف ریپبلکنس چھا جائیں گے. تو وہ جو ایک تھی ریڈ ویو وہ میٹیریلائز نہیں ہوئی. اب اگرچہ اب بھی یہی لگتا ہے کہ ریپبلکن جو ہیں دونوں چیمبرز پہ شاید قبضہ کر لیں، یعنی ہاؤس بھی ان کے پاس ہو جائے، سینٹ بھی ہو جائے، کیونکہ اب ایک کی برتری ان کو ہے اور ابھی دو صرف یعنی 4 رہتے ہیں اور نتائج جن میں سے 2 میں ڈیموکریٹس آ گئے ہیں اور 2 میں ریپبلکنس. لیکن وہ جو یہ تھا کہ ایک دفعہ کہا جا رہا تھا کہ اس دفعہ ریڈ ویو آئے گی پوری، اور خاص طور پہ جو صدر ٹرمپ کے وہ نمائندے جو کہ پچھلے الیکشن کو نہیں مانتے، جنہوں نے یہ کہا ہوا تھا کہ اگر وہ اس کامیاب ہو گئے تو پارلیمنٹ میں ان کو لا کے ان کا ٹرائل کریں گے صدر بائیڈن کا کہ انہوں نے پچھلے انتخابات میں دھاندلی کی تھی، چوری کی تھی. وہ ان میں سے اکثر جو ہیں وہ ہار گئے ہیں، 1-2 کامیاب ہوئے لیکن اکثر ہار گئے ہیں. تو اور اس صورتحال میں جو ریڈ ویو تو نہیں ہو سکی میٹیریلائز، لیکن انور صاحب اب مگر پھر بھی ریڈ ویو تو نہیں ہوئی، بٹ اگر معاف کریے گا آپ کی بات کاٹوں، اگر ریپبلکنز کر لیتے ہیں دونوں ہاؤسز کو تو پھر جو بائیڈن صاحب کے لیے کتنا مسئلہ رہے گا آنے والے دنوں میں؟ مسئلہ رہے گا، ان کو بار بار ویٹو استعمال کرنا پڑے گا، اور جبکہ کل انہوں نے کہا بھی کہ وہ استعمال کریں گے اگر ضرورت پڑی تو ان کو یہ اختیار حاصل ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر بڑی اکثریت ہو ہاؤس میں تو ویٹو کو نل کر سکتے ہیں. اب ان کے پاس یعنی ریپبلکن کے پاس ان کے ویٹو کو ختم کرنے کی پاور نہیں ہوگی، اور وہ مگر ان کو بار بار ویٹو استعمال کرنا پڑے گا، جو کہ ایک اچھی بات نہیں ہے. اور اس کے علاوہ پرابلمز بہت ہوں گی، ان کی لیجسلیشن نہیں کر سکیں گے، مالی امور میں مسائل ہوں گے. آپ نے دیکھا ہوگا اوباما کے زمانے میں بھی یہی ہوا تھا، ایک دفعہ وائٹ ہاؤس بلکہ 2 دفعہ وائٹ ہاؤس کو بند کرنا پڑا تھا کیونکہ وہ اپنے اسٹاف کو تنخواہ نہیں دے سکے تھے. تو اس طرح کے مسائل کریٹ کریں گے. اگلے 2 سال بڑے بدمزہ گزریں گے، لیکن جس طرح ایبسولوٹ کنٹرول ہونا تھا وہ نہیں ہوگا. اور انور صاحب ویری کوئکلی بتائیے گا کہ کتنا اثر پڑا مہنگائی کا اس ساری کیمپین پہ؟ بہت زیادہ. سب سے زیادہ جس چیز نے لوگوں کو تنگ کیا ہے وہ پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں. اچانک $1 $1.5 تک کا اضافہ ہو جاتا ہے، $2 تک کا اضافہ ہو جاتا ہے، جس سے لوگ بہت تنگ ہیں. اور اس کا جو ذمہ دار ہیں صدر بائیڈن کو وہ ٹھہرا رہے ہیں، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ جس طریقے سے وہ یوکرین کی جنگ لڑ رہے ہیں اس کی وجہ سے امریکی معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے.
بہت بہت شکریہ انور صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.